होती है दो प्रकार की। आप जानते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह है कि आम जनता खुद ही अपने ऊपर शासन करे, किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी, किसी प्रकार के कोई चुनाव नहीं होंगे और आम जनता खुद मिलके बैठ के कानून बनाएगी और उन कानूनों को लागू करेगी। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय के इस दौर में जब इतनी बड़ी संख्या है, जनसंख्या है देशों की, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आम जनता द्वारा शासन प्रणाली में भाग लेना वो संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो ये प्रणाली तो आज के समय में किसी भी देश में लागू नहीं है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता स्वयं शासन में भाग नहीं लेती, बल्कि वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए शासन प्रणाली में भाग ले लेंगे, शासन संचालन करेंगे और कुछ समय बाद फिर चुनाव होंगे। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, इसका मतलब यह है कि वो शासन प्रणाली में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि चुने हुए किसके द्वारा है? आम जनता के द्वारा है। तो इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती, बल्कि प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और जब प्रतिनिधि होंगे तो प्रतिनिधि तो किसके माध्यम से होंगे? आम जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो चुने जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? चुनाव होगा। इसका मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव का होना बहुत जरूरी है, निर्वाचन का होना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्वाचन का होना जरूरी है, अनिवार्य है। और जब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव होंगे तो देखिए, चुनाव होंगे तो आम जनता चुनेगी, और जब चुनाव होंगे इस तरीके से तो विभिन्न प्रत्याशी चुनाव में खड़े होंगे उम्मीदवार के रूप में, और उनमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। चुनाव की हालांकि कई प्रकार प्रणालियां हैं, वो हम कभी चुनाव की प्रोसेस कभी और कहीं करेंगे, उन सब में देखेंगे। चुनाव प्रणालियां कितने प्रकार की होती है वो अलग विषय है। फिलहाल आप ये समझिए कि चुनाव में जब प्रत्याशी भाग लेते हैं, एक एक व्यक्ति भाग ले रहा है, तो एक जैसी विचारधारा वाले लोग जब एक समूह बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं और वो एक विचारों पर के आधार पर, एक नियम के आधार पर कुछ सिद्धांत बनाकर, समूह बनाकर जब वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो वही समूह क्या कहलाता है? वही समूह राजनीतिक दल कहलाता है। तो राजनीतिक दल की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी की चुनाव है, क्योंकि चुनाव में, जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका का उदाहरण तो आपको दूं, तो अमेरिका में चुनाव शुरू में हुए तो राजनीतिक दल उस समय नहीं थे, शुरुआत के एक दो चुनाव में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे चुनाव की नेचर ही ऐसी होती है कि एक जैसी विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं और वो एक साथ एकजुट होकर वो चुनाव लड़ते हैं। तो वही एकजुटता, वही समूह, वही संगठन क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। आप राजनीतिक दल के आधार पर जब बात करें विभिन्न देशों की, तो विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों को भी हम राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर और बांट सकते हैं। और इस आधार पर जब आप देखें तो 3 प्रकार की शासन प्रणालियां हमें देखने को मिलती है पूरी दुनिया में। पहली शासन प्रणाली एक दलीय शासन प्रणाली, और एक दलीय शासन प्रणाली का मतलब उस चुनाव प्रणाली में, उस पूरे सिस्टम में केवल एक ही दल पार्टिसिपेट करता है, एक ही दल होता है और उस देश के लोगों को उस एक ही दल के लोगों के एक ही दल के प्रत्याशियों में से अपने प्रत्याशी को चुनना होता है, एक ही विचारधारा होगी। और एक दलीय शासन प्रणाली का मतलब है कि ये प्रणाली सामान्यतः साम्यवादी देशों में खासतौर से देखने को मिलती है। तो चूंकि ये साम्यवादी देशों में देखने को मिलती है, तो ये कहां पे है? आप देख लिए सोवियत रूस में है, आप देख लिए ये क्यूबा में है एक दलीय शासन प्रणाली। यही शासन प्रणाली, एक दलीय शासन प्रणाली आपके दक्षिण कोरिया में देखने को मिलेगी। यही शासन प्रणाली आपके तंजानिया में है। मतलब एक ही दल है। ये एक दलीय शासन प्रणाली है। फिर दूसरी होती है द्विदलीय शासन प्रणाली।
द्विदलीय शासन प्रणाली का मतलब वहां दो दल होंगे, दो दल होते हैं। हालांकि और छोटे दल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं है राजनीति में। दल दो ही होंगे, और ये शासन प्रणाली आपके एक तो अमेरिका में है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इसके अलावा यूके में, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। अगर आप अमेरिका के और ब्रिटेन की वैसे अगर आप बात करें तो मैं आपको वैसे भी आपको बता देता हूं एक बार। आप यूएसए क्या अमेरिका ही लिख देता हूं मैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों। और ब्रिटेन में भी है। मैं आपको अमेरिका के दो दल कौन से हैं, ब्रिटेन के दो दल कौन से हैं वो भी बता देता हूं। अमेरिका में एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। और ब्रिटेन की बात करें तो एक है लेबर पार्टी, मजदूर दल, और एक है कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदारवादी दल। कंजर्वेटिव पार्टी, दो दल यहां ब्रिटेन में, द्विदलीय शासन प्रणाली है। फिर है देखिए बहुदलीय शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां पर दलों की संख्या दो से अधिक है, बहुत सारे दल हैं, और वो सभी दल प्रभावी भूमिका में है, बहुत सारे दल हैं। जिनमें आपके इटली है, जिनमें आपके स्पेन है, जिनमें आपके डेनमार्क है, स्वीडन है, जितने भी देश हैं, पाकिस्तान है, वहां बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुत सारे देश हैं इनमें। तो इस तरीके से हम शासन प्रणाली को भी हम बांट सकते हैं इस आधार पे, दलों की संख्या के आधार पे। बात कहने की सिर्फ इतनी है कि शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देखिए हम राजनीतिक दलों की जब बात कर रहे हैं, विभिन्न शासन प्रणालियों में राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, तो भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है उस पर आप थोड़ा सा विचार करें कि भारत में राजनीतिक दलों की जब आप बात करते हैं तो भारतीय संविधान की आप बात करें, भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों की जब आप बात करेंगे तो मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया था। मूल संविधान में तो राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया, इस शब्द का प्रयोग, दल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो बाकायदा राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो आपके 10वीं अनुसूची में है। आप जानते हैं 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल की बात की गई है। दल बदल का मतलब राजनीतिक एक दल से दूसरे दल में कोई व्यक्ति चला गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग इस सेंस में किया गया है। हालांकि राजनीतिक दल ये नहीं कहा गया कौन कौन से दल होंगे, ये नहीं कहा गया है, लेकिन दल बदल के सेंस में राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया है, वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। ये थोड़ा सा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आर्टिकल 102 से इसका संबंध है, इसमें किया गया है। भारत में राजनीतिक दल बनाने के अधिकार कहां से मिलता है, तो राजनीतिक दल बनाने के अधिकार की अगर आपको बाई चांस पूछ लिया जाए तो देखिए मौलिक अधिकारों में भी हमने पढ़ा है, और अनुच्छेद 19 में 19(1) उसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी हुई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। उसमें पहली है विचार अभिव्यक्ति, दूसरी है आपके सम्मेलन करने की, तीसरी है संघ बनाने की। तो 19(1) ग ये आपकी जो स्वतंत्रता है 19(1) ग के तहत संघ बनाने की या संगठन बनाने की, ये संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता के तहत राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो राजनीतिक दल बनाने की का अधिकार आर्टिकल 19(1) ग के तहत उसके अंतर्गत समाहित है, उसमें निहित है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, देखिए भारत में राजनीतिक दल की बात हम करें तो भारत में राजनीतिक दल का पंजीकरण करना या उन्हें मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सारे काम करता है चुनाव आयोग। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग क्या करेगा, ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग का ही काम है कि वो राजनीतिक दलों को क्या करता है, उनका पंजीकरण करेगा,
उनको राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, जो भी काम करना है वो चुनाव आयोग करेगा। राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य है वो चुनाव आयोग के कार्य है। आप ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान्यता प्रदान करना किस रूप में, क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं दो प्रकार के। मान्यता प्रदान करता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग, तो ये राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है राष्ट्रीय स्तर के दल और एक होता है राज्य स्तर के दल। ये दो प्रकार के दल हैं। तो आप दोनों प्रकार के दलों की बात कर लीजिए कि कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दल होगा या कोई दल राज्य स्तर का दल है या राष्ट्रीय स्तर का दल है, इसकी शर्तें क्या हैं और ये शर्तें तय कौन करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कौन कौन सी शर्तें कर रखी है कि कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दल है या राज्य स्तर का दल है। तो आप देखिए, पहले हम राष्ट्रीय स्तर के दल की बात करते हैं। राष्ट्रीय दल, देखिए राष्ट्रीय दल के लिए आप ये समझिए तीन ही नियम हैं या तीन शर्तें हैं, लेकिन तीनों शर्तों को पूरा करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उन तीन में से केवल कोई एक शर्त पूरी करे। ये ध्यान रखें, तीन में से कोई एक, तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी है। तीन शर्तें कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय स्तर का दल है, इसका मतलब चुनाव तो कौन से होंगे, लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव से ही इसका पैमाना तय होगा। ये हम जो बात करेंगे तीनों बिंदुओं में लोकसभा चुनाव से संबंधित है। पहला बिंदु है कि लोकसभा के चुनाव में समझना इस बात को कि यदि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन लोकसभा के चुनाव में कोई दल वो इन चुनावों में कम से कम 4 राज्य, ये कम से कम है, 4 से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम से कम का मतलब 4 से कम नहीं हो सकता। 4 राज्यों में वो क्या करे, 2 चीजें प्राप्त करे। वो लोकसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 2 चीजें प्राप्त करे और 2 में से कोई एक नहीं, दोनों चीजें प्राप्त करे। वो उसमें डाले गए कुल वैध मत हैं, उन वैध मतों का 6% तो मत प्राप्त करे। उस राज्य में जितने वोट डाले गए उनमें से 6% वोट प्राप्त कर ले, प्लस दूसरी बात यह कि उनमें से 4 सीटें जीत ले। और प्रत्येक राज्य से होना चाहिए 6% वोट हर राज्य से। जैसे 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मान लीजिए 4 राज्यों से है, तो राजस्थान से भी कुल डाले गए वैध मत हैं जो लोकसभा में, उनका 6%, बिहार में भी 6%, मध्य प्रदेश में भी 6%, उत्तर प्रदेश में भी 6%। 4 राज्यों में होने चाहिए 6%। और ये 4 सीटें वो चारों राज्यों में एक एक होना जरूरी नहीं है, वो 4 सीटें चाहे कहीं से भी मिल जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6% जो वोट है वो हर राज्य में अलग अलग होने चाहिए, हर राज्य में अलग अलग 6% वोट, ठीक है, और 4 सीटें वो जीत जाए। तो पहली शर्त है लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का अलग अलग, प्रत्येक राज्य में अलग अलग 6% वोट और उन 4 राज्यों में से किसी राज्य में से 4 सीट। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त भी लोकसभा चुनाव, और यह है कि लोकसभा में से, चुनाव मत जाइए, अब लोकसभा की कुल जो सीट है उस टोटल लोकसभा की टोटल सीट में से 2% सीट प्राप्त कर ले। लोकसभा की कुल सीट और कुल सीटें कितनी जितनी भी, उन कुल सीटों की 2% सीट प्राप्त कर ले। और 2% वर्तमान में कितनी होती है, तो आप देख लीजिए 543 वर्तमान में सीटें हैं, उसकी 2% सीट निकाल लीजिए आप, गुणा 2/100, लगभग 11 सीट होती है। तो 11 सीट, कम से कम 11 सीट उसे मिल जाए, लेकिन ये 11 सीट कितने राज्यों में मिले ये थोड़ा देखिए, पहले देख लें आप। लोकसभा की कुल सीट जितनी है
वो कम से कम कितने राज्यों में? कम से कम 3 राज्यों में। 3 राज्यों में, सॉरी देखिए वैसे ही आपको याद रहेगा ये, लोकसभा की कुल सीट की 2% सीट, मतलब 11 सीट वो मिल जाए उसे कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अब 3 राज्यों का मतलब यह है कि 11 सीट है तो किसी एक में 1 मिल जाए, दूसरे में 1 मिल जाए, तीसरे में 9 मिल जाए तो भी चल जाएगा, किसी में 3 मिल जाए, किसी में 3 मिल जाए, किसी में 5 मिल जाए तो भी चल जाएगा, मिला के 11 होनी चाहिए। लेकिन 3 राज्यों में ऐसा नहीं कि एक राज्य में 11 जीत ली और वो 3 में मान ले, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1-1 सीट तो 2 राज्यों से जीते ही जीते। तो इस तरीके से वो 3 राज्यों में कम से कम 11 सीट जीते लोकसभा की। तीसरा है कि वो 4 राज्यों में उस दल को क्या प्राप्त हो? राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो कम से कम 4 राज्यों में। इन 3 में से कोई सी भी एक शर्त पूरी होगी, वो राष्ट्रीय स्तर का दल। पहली, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे और 4 सीटें प्राप्त करे। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लोकसभा की टोटल जितनी सीटें हैं वो उनमें से कम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त कर ले, मतलब 11 सीटें प्राप्त कर ले, या फिर कम से कम 4 राज्यों में उसे उस दल को राज्य स्तरीय मान्यता दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। चलिए फिर देखिए राज्य स्तरीय दल। जब आप राज्य स्तरीय दल की बात करते हैं तो राज्य स्तरीय दल की शर्तें फिलहाल 5 प्रकार की शर्तें हैं। 2 प्रकार की शर्तें तो यहां आएंगी। 2 प्रकार की शर्तें आप थोड़ा सा समझिए, तो और बेटर तरीके से समझा देता हूं आपको। जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं उसको। देखिए, एक प्रकार की शर्त तो है लोकसभा की शर्तें, जो लोकसभा से रिलेटेड है। फिर विधानसभा से रिलेटेड शर्तें। 5 प्रकार की शर्तें, 5 में से कोई सी भी एक शर्त, यहां मैं लिख देता हूं 5 में से कोई एक, बस। 2 शर्तें आपकी यहां पे है, 2 शर्तें आपकी यहां पे है। 2 शर्तों का संबंध लोकसभा से है, 2 शर्तों का संबंध विधानसभा से है, और 1 शर्त ऐसी है जिसका संबंध लोकसभा से भी और विधानसभा से, दोनों से। तो देखिए कौन कौन सी शर्त है। इन दोनों में से आप पहले तो ये शर्त देख लीजिए। पहली शर्त तो यह है कि लोकसभा के चुनाव में वो दल उस एक राज्य में, क्योंकि राज्य स्तरीय दल का मतलब एक ही राज्य में, लोकसभा के चुनाव किसी राज्य में हो रहे हैं और उस राज्य में लोकसभा के चुनाव और लोकसभा के इन चुनावों में डाले गए कुल वैध मतों का वो 2 चीजें प्राप्त करे। एक तो वो उस डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे और साथ में 1 सीट जीत ले। समझना इस बात को। लोकसभा की चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% तो वोट प्राप्त कर ले और 1 सीट जीत ले। और या फिर आप इसको भी यहां समझ लीजिए, आपके यहां ठीक समझ आएगा इसके साथ। पहली शर्त यह है कि विधानसभा के चुनाव में, वहां लोकसभा चुनाव था, यहां विधानसभा चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 2 चीजें प्राप्त करें। 2 शर्तें हैं। एक तो डाले गए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे और साथ में विधानसभा की 2 सीट जीत ले। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। यहां देखिए, यहां लोकसभा के चुनाव में 6% वोट, यहां विधानसभा के चुनाव में 6% वोट। एक राज्य की बात है केवल,
लेकिन यहाँ तो लोकसभा की 1 सीट जीतनी है, यहाँ लोकसभा की 2 सीट जीतनी है। इन कोई से भी कर लीजिए चाहे, यहाँ आपको दोनों में दोनों शर्त याद रह जाएगी। ये लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड है, वो विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड है। फिर यह है कि वो लोकसभा की जो सीटें हैं उस राज्य को आवंटित, और उस राज्य को जो आवंटित सीटें हैं लोकसभा की, उन लोकसभा की सीटों में से प्रति 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त कर ले। प्रति 25 में से 1 सीट प्राप्त कर ले, उस राज्य को प्राप्त प्रति 25 में से 1 सीट प्राप्त कर ले। जैसे मान लीजिए किसी राज्य को 20 सीटें मिली हुई है, आवंटित है, तो 20 में से 1 सीट लेनी पड़ेगी। 22 है तो 1 लेनी पड़ेगी, 1 है तो भी 1 लेनी पड़ेगी, 10 है तो भी 1 लेनी पड़ेगी, 25 है, राजस्थान में से लोकसभा में 25 सीटें तो 1 सीट जीत ले। 26 होती 2 सीट, प्रति 25 पर 1। 26 से लेकर 50 तक 2 सीट, 51 होती 3 सीट। समझ रहे हैं आप ऐसे? तो प्रति 25 में से कोई भी वो 1 सीट प्राप्त कर ले, प्रति 25 में से 1 सीट। ठीक है, चलिए यहां पे ये कहा गया कि विधानसभा से रिलेटेड फिर एक शर्त और आ गई, और यहां ये आ गई कि विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, पहला संबंध चुनाव से था, दूसरा संबंध सीटों से है। तो विधानसभा की टोटल जितनी भी सीट हैं, उन सीट का या तो 3% सीट या 3 सीट, जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो, 3% सीट या 3 सीट, जो भी ज्यादा। जैसे 100 सीट किसी विधानसभा में है तो वहां तो 3% और 3 सीट सेम ही होती, तो वहां ये हो जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य में 60 सीट है विधानसभा में, तो 60 की तो फिर 3 सीट ज्यादा होगी, 3% सीट तो कम हो जाएगी, तो वहां 3 सीट होनी चाहिए। 100 से ज्यादा जिस राज्य की विधानसभा की सीटें हैं, जैसे राजस्थान में 200 है, तो वहां की 3% सीटें कितनी हो जाती है? 6 सीटें हो जाती है। तो किसी राज्य की यदि 6 सीटें मिल गई विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में, तो फिर वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो प्राप्त हो जाए। और एक शर्त ऐसी है जो इन दोनों पर ही लागू होती है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। ये पहली शर्त थी, ये दूसरी शर्त थी, ये तीसरी शर्त थी, ये चौथी शर्त थी। अब ये 5वीं शर्त है। और 5वीं शर्त क्या है? 5वीं शर्त है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उस एक राज्य में उस लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल डाले गए वैध मतों का 8% वोट प्राप्त कर ले। बस सीटें 7 जीतने की जरूरत नहीं है। सीटों की जरूरत तब पड़ेगी जब वोट 6% ही प्राप्त करे। यदि 8% वोट ले ले, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस राज्य में वो दल 8% वोट ले लेगा, तो फिर बाद में वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 शर्तें हैं आपके राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने की। पहले 2 लोकसभा की, दूसरी 2 विधानसभा की, एक ऐसी जो लोकसभा विधानसभा दोनों की। लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों की 6% वोट प्राप्त करे और 1 सीट प्राप्त करे। और या फिर लोकसभा की टोटल जितनी सीटें उस राज्य को आवंटित है, उनमें से प्रति 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त कर ले। विधानसभा के चुनाव अगर हैं तो विधानसभा चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे और 2 सीटें जीते। और या फिर उस राज्य की विधानसभा की कुल टोटल जितनी भी सीटें हैं, उनमें से या तो 3 सीट या 3% सीट, जो भी ज्यादा है वो प्राप्त करे। और एक शर्त यह है कि यदि लोकसभा और या विधानसभा दोनों में से किसी के भी चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% वोट वो दल प्राप्त कर लेता है, तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय स्तर के दल। देखें, राज्य स्तर के दल तो बहुत सारे हैं, उनकी तो हम यहां चर्चा कर ही नहीं सकते। वो तो हम आपके PDF डाल देंगे। राज्य स्तरीय दल ये गठन इस वर्ष, इसका ये आपके अध्यक्ष है और ये इसका चुनाव चिन्ह है, वो तो हम डाल देंगे। राष्ट्रीय स्तर के दल वर्तमान में 8 है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के दल की बात करें तो वह वर्तमान में कितने हैं? 8 है।
पहले दल के रूप में आप बात करें तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब होती है? 1885 में। 1885 में स्थापना हुई। संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष देखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष इसके हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह इसका है हाथ का निशान। हाथ का निशान इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप दूसरे बड़े दल की बात करें तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। इसकी स्थापना हुई 1980 में और इसके संस्थापक जो थे उसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी है, मुरली मनोहर जोशी है और एल के आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी है। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी है, ये इसके अध्यक्ष उस समय संस्थापक थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो जेपी नड्डा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सत्ताधारी दल है ये, केंद्र में 2014 से लगातार सत्ताधारी दल है। ठीक है, और चुनाव चिन्ह की बात करें तो कमल का फूल। ठीक है, फिर देखिए तीसरा राजनीतिक दल और वो है बहुजन समाज पार्टी। बसपा, बीएसपी या बसपा। स्थापना 1984 में और संस्थापक थे कांशीराम। वर्तमान अध्यक्ष इसके मायावती और चुनाव चिन्ह इसका, वो चुनाव चिन्ह कौन सा है? चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है, देखिए हम और पार्टी की बात करें तो आपके मार्क्सवादी पार्टी है, आपके भाकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जिसको आप भाकपा कहते हैं। स्थापना 1925 में हुई। संस्थापक आपके मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय और वर्तमान अध्यक्ष इसके डी राजा। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह इसका हंसिया और गेहूं की बाली। हंसिया व बाली। बाली का मतलब वो सोने वाली बाली नहीं है। फिर एक दल की बात करें हम तो मार्क्सवादी पार्टी है या भारतीय मार्क्सवादी पार्टी कह सकते हैं आप। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। जिसको आप माकपा कहते हैं। माकपा की स्थापना 1964 में हुई
और ये इसी में से निकली हुई पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में से ही निकली हुई पार्टी है। इसके संस्थापकों में आप देखें तो नंबूदरीपाद है, EMS नंबूदरीपाद। इसके संस्थापकों में आपके ज्योति बसु है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं सीताराम येचुरी। फिर इसके चुनाव चिन्ह है आपके हंसिया, हथौड़ा और तारा। 5। फिर देखिए अगली एक पार्टी है, वो है आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जिसको आप NCP कहते हैं या राकापा कहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष शरद पवार स्थापना की और इसकी चुनाव चिन्ह जो इसका है वो है घड़ी। ठीक है। फिर एक दल है वो है ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस। ये भी कांग्रेस में से निकली हुई पार्टी, ये भी कांग्रेस में से निकली हुई पार्टी। 1999 में ही यहां से ये पार्टी निकली और ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की, वही अध्यक्ष हैं। और इसके जो चुनाव चिन्ह है तृणमूल कांग्रेस का, वो है आपके घास और फूल। फूल और घास का एक चुनाव चिन्ह है। 3 पत्ती का एक फूल है, वो पत्ती जैसा सा एक कुछ है, वो इसका चुनाव चिन्ह है। फिर देखिए एक पार्टी है, वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। 2013 में गठन हुआ इसका, और इसका गठन किया था P.A. संगमा ने। और उनके बाद में इसके अध्यक्ष वर्तमान में है कॉनराड संगमा। इसका चुनाव चिन्ह है किताब या पुस्तक। इस तरीके से आपके वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय स्तर के। तो वो ये आपको थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखना है, याद करना है इनको। राज्य स्तर के दलों की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन से राज्य में है ये, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसकी एक सूची हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और क्योंकि उनको तो देखिए रटना है, उनको पढ़ने जैसे कुछ बात है नहीं। तो अगली क्लास में हम एक क्लास और मिलेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं।